बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। CS403 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का आज हमारा लेक्चर नंबर 44 है। दोस्तों प्रीवियस लेक्चर 43 के अंदर हमने कंकरेंसी कंट्रोल पढ़ा था कि एक ही सेम टाइम में जब मल्टीपल यूज़र डेटाबेस को एक्सेस करते हैं तो उसको हम कहते हैं कंकरेंसी कंट्रोल। अब उस कंकरेंसी कंट्रोल के अंदर तीन तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। लास्ट अपडेट प्रॉब्लम, ये पहली प्रॉब्लम थी जिसको हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर विद एग्जांपल डिटेल से कवर किया था। तो उसके बाद दोस्तों दूसरी जो कंकरेंसी कंट्रोल में प्रॉब्लम आती है उसका नाम है अनकमिटेड अपडेट प्रॉब्लम। अब ये प्रॉब्लम क्या है इसको देखते हैं विद एग्जांपल। सबसे पहले दोस्तों इसकी डेफिनेशन है या इस प्रॉब्लम की जो है उसने इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। इट रिफ्लेक्ट्स अ सिचुएशन व्हेन अ ट्रांजैक्शन अपडेट ऑन ऑब्जेक्ट and other transaction reads this updated value but later the first transaction is aborted। मतलब वो कह रहा है कि जब एक ट्रांजैक्शन आपके डाटा को अपडेट करे डेटाबेस में से और उसके बाद एक दूसरी जो ट्रांजैक्शन है वो उसी अपडेट किए हुए डाटा को रीड करे और रीड करने के बाद जो पहली ट्रांजैक्शन थी उसने डाटा को क्या कर दिया, अबॉर्ट कर दिया, यानी रोल बैक कर दिया, वापस कर दिया, अनडू कर दिया। तो क्या हुआ, आपकी जो ट्रांजैक्शन नंबर 2 थी उसने जो डाटा रीड किया हुआ था, इसका मतलब है अब वो डाटा हमारे काम का नहीं है। काम का इसलिए नहीं है क्योंकि जो ट्रांजैक्शन नंबर 1 थी उसने रोल बैक कर दिया है, उसने अपनी जितनी चेंजिंग की थी वो सारी क्या कर दी हैं, वापस कर दी हैं। तो इसी को दोस्तों कहते हैं अनकमिटेड अपडेट प्रॉब्लम। अब इस अनकमिटेड अपडेट प्रॉब्लम का ये आपको बस आपने इतने ही लाइन इसको इंट्रोडक्शन के तौर पर याद रखनी है कि जब एक ट्रांजैक्शन किसी ऑब्जेक्ट पर अपडेशन करती है और दूसरी ट्रांजैक्शन उस अपडेट किए हुए डाटा को रीड करती है, लेकिन कुछ देर बाद जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन थी उसने उस अपने डाटा को अबॉर्ट कर दिया, तो इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं अनकमिटेड अपडेट प्रॉब्लम। अब इसको विद एग्जांपल समझते हैं हम यहाँ पे। इस एग्जांपल में मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ ये अनकमिटेड अपडेट प्रॉब्लम होती क्या है। दोस्तों मान लो कि एक यूज़र है जिसका नाम खिज़र था। उस यूज़र ने क्या किया कि डेटाबेस में से अपना बैलेंस जो है वो रीड किया, अपना क्या किया, बैलेंस रीड किया। जब उसने बैलेंस रीड किया तो फ़र्ज़ करें कि इसका जो बैलेंस था वो था 1000, ठीक है। और उसके बाद खिज़र ने क्या किया, खिज़र ने अपने बैलेंस में जो है वो 500 का इजाफा कर दिया। क्या कर दिया, 500 का इजाफा कर दिया। जब 500 का इजाफा किया, मुझे बताएं अब बैलेंस कितना होगा भला। अब बैलेंस जनाब होगा 1500। ओके, यही आएगा ना सोल्यूशन। ओके दोस्तों, इसी के बाद क्या हुआ कि एक दूसरा यूज़र अली, उसने क्या किया, उसने भी खिज़र के अकाउंट को एक्सेस किया और उसका बैलेंस चेक किया कितना बैलेंस है। तो खिज़र के अकाउंट में कितना बैलेंस हुआ, पड़ा हुआ है 1500, क्योंकि अभी उसने खिज़र ने जो है अभी 500 मज़ीद ऐड करवाया, तो कितना बैलेंस हो गया 1500। जब ये 1500 बैलेंस हुआ तो अली ने क्या किया, अली ने इस बैलेंस में से 200 माइनस कर दिया। अली ने इस बैलेंस में से बैलेंस माइनस 200 जब किया तो क्या होगा, जो नया आपका आंसर आएगा वो कुछ इस तरह का होगा, बैलेंस कितना 1300, यही आंसर आएगा ना। ओके, लेकिन दोस्तों कुछ देर पर क्या हुआ, जो ट्रांजैक्शन नंबर 1 थी, मतलब जो खिज़र ने ट्रांजैक्शन की थी, खिज़र ने क्या किया, अपनी सारी की सारी ट्रांजैक्शन को रोल बैक कर दिया। रोल बैक का मतलब समझते हो ना, रोल बैक का मतलब होता है कि जितनी हमने चेंजेस की हुई हैं उन सब चेंजेस को ख़त्म कर दो, रोल बैक कर दो, वापस कर दो, मुझे वो काम नहीं था करना। मतलब खिज़र ने अपनी तमाम के तमाम चेंजेस को जब रोल बैक किया तो रोल बैक करने से क्या हुआ, वो जो उसने 500 ऐड किया था वो वापस से जो है ना वो क्या हो गया, वो वापस से क्या हो गया जनाब, अनडू हो गया। इसको कहते हैं अनडू, वापस जाना अनडू, ठीक है, रीडू नहीं अनडू कहते हैं इसको। तो जब उसने वापस उसे अनडू किया तो हुआ क्या इससे कि आपका बैलेंस दोबारा से क्या हो गया, खिज़र की सिचुएशन के अंदर क्या हो गया, दोबारा से 1000, ठीक है। और जब ओरिजिनल बैलेंस दोबारा से 1000 रोल बैक करने से दोबारा से 1000 हो गया, तो जब दोस्तों अली ने 200 माइनस किया है तो किस असल में बैलेंस, किस बैलेंस में से माइनस होना चाहिए था, इस 1000 में से, और जवाब कितना आना चाहिए 200, लेकिन यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है 300। इसका मतलब ये आंसर क्या है जी, रॉन्ग है। इसको दोस्तों कहते हैं हम जी क्या बोला, अनकमिटेड अपडेट प्रॉब्लम। ओके, ये आंसर किसका हो गया, अनकमिटेड अपडेट प्रॉब्लम के। ये प्रॉब्लम कब आती है कि जब एक यूज़र अपने एक ऑब्जेक्ट पे काम करता है, करने के बाद दूसरा यूज़र उसी सेम ऑब्जेक्ट पे जब काम करे, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि जो यूज़र नंबर 1 है उसने क्या कर दिया, अपना सारा का सारा डाटा जो है वो अनडू कर दिया, मतलब रोल बैक कर दिया, सारी चेंजेस ख़त्म कर दी। जब सारी चेंजेस ख़त्म की तो क्या हुआ, जो नए यूज़र ने, दूसरे यूज़र ने जो चेंजिंग की हुई है इसका मतलब वो फिर चेंजेस क्या हुई, ख़राब हो गई हैं। वो चेंजेस हमारे काम की नहीं है। काम की इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा ओरिजिनल डाटा फिर कुछ और था
ठीक है, और हमने चेंजिंग का गलत डाटा भी कर दिया। क्लियर? तो ये होती है दोस्तों अनकमिटेड अपडेट प्रॉब्लम। उम्मीद है आपको इस प्रॉब्लम की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों कंकरेंसी कंट्रोल के अंदर जो तीसरी प्रॉब्लम आती है उसका नाम है इनकंसिस्टेंट एनालिसिस। अब ये इसका क्या मतलब है ये भी बताता हूँ आपको। देखो यहाँ पे मैंने एक लाइन हाईलाइट की है, कहते हैं दिस प्रॉब्लम ऑफ concurrent access occurs when one transaction operate on many records। क्या मतलब है इसका? कहते हैं जब आप ये प्रॉब्लम तब आती है जब आपका एक ही जो ट्रांजेक्शन है, जब आपकी एक ट्रांजैक्शन मल्टीपल रिकॉर्ड्स पर ऑपरेट हो रही होती है। जब एक ट्रांजैक्शन मल्टीपल रिकॉर्ड्स पर ऑपरेट हो रही होती है तो कहता है ये जो प्रॉब्लम है ये तब अक्कर होती है। अब इसके लिए भी सारे नीचे टेबल बना के दिया हुआ है। अब इस प्रॉब्लम को भी मैं आपको विद एग्जाम्पल्स यहाँ पे समझाता हूँ। ओके जी, चलिए देखें ज़रा गौर से। तो ये तीसरी प्रॉब्लम है दोस्तों, ये कब आती है? मान लो दोस्तों कि एक यूज़र है खिज़र, उसने अपना जो बैलेंस है वो क्या किया, रीड किया। जब उसने अपना बैलेंस रीड किया तो बैलेंस था 1000, ठीक है। इसी दौरान खिज़र ने बैलेंस रीड किया और बैलेंस था 1000, और उसी सेम टाइम पर अली ने बैलेंस में क्या कर दिया, अली ने बैलेंस में माइनस कर दिया 500 का। तो जवाब कितना आ गया? जवाब आ गया 500। यानी अब आपका डेटाबेस में बैलेंस कितना है? 500, लेकिन आपको कितना नज़र आ रहा है? 1000। जब आपको 1000 नज़र आ रहा है, हालांकि 1000 नहीं है, 1000 नहीं है, बैलेंस आपका 1000 तो नहीं है। क्यों? आपका बैलेंस तो 500 है। ओके, चलें। अब आपने क्या किया, उसी दौरान खिज़र ने फिर अगेन क्या किया, खिज़र ने अपने बैलेंस में प्लस कर दिया 2000। अब 2000 जब ऐड हुआ तो कितना आंसर आएगा? क्योंकि अब जब अली ने बैलेंस माइनस किया था जवाब आया था 500, जब उसमें 2000 प्लस हुआ तो जवाब आया, और जवाब गया 2500। लेकिन चूंकि अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आएगी? प्रॉब्लम दोस्तों इसमें ये आई है कि जो खिज़र है उसके माइंड में ये है कि मेरा बैलेंस 1000 है। उसके माइंड में तो ये है ही नहीं कि अली ने उसके बैलेंस में से 500 माइनस कर दिया उसी सेम टाइम पे। तो अब जो खिज़र था उसके माइंड में ये है कि मेरा बैलेंस जो है 1000 है और उसने 200 मजीद ऐड करवाया, तो जवाब उसकी नज़र में जवाब कितना होना चाहिए? उसकी नज़र में जवाब होना चाहिए 1000 उसके पास पहले था, 200 उसमें मजीद ऐड करवाया, उसकी नज़र में जवाब होना चाहिए 3000। लेकिन हालांकि हकीकत में ऐसा नहीं है, हकीकत में उसका जो ओरिजिनल बैलेंस है वो कितना है जी? 2500 है। तो दोस्तों ये होती है आपकी इनकंसिस्टेंट एनालिसिस प्रॉब्लम कि खिज़र कुछ और सोच रहा है लेकिन असल में है कुछ और। तो देखिए एनालिसिस उसका गलत है, उसने जो एनालिसिस कर रहा है खिज़र वो गलत एनालिसिस है। क्यों गलत है? क्योंकि जनाब जी सेम टाइम पर सेम ऑब्जेक्ट को मल्टीपल यूज़र ने क्या कर दिया है? एक्सेस कर दिया। तो इसको दोस्तों कहते हैं इनकंसिस्टेंट एनालिसिस प्रॉब्लम। ठीक है जी। तो ये दोस्तों आपकी तीन कंकरेंसी कंट्रोल के अंदर ये तीन प्रॉब्लम थी। पहली थी लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम, दूसरी है अनकमिटेड अपडेट प्रॉब्लम, और तीसरी है इनकंसिस्टेंस एनालिसिस प्रॉब्लम। तो ये तीनों प्रॉब्लम विद डेफिनेशन विद एग्जांपल मैंने आपको हाईलाइट भी करवा दी हैं, समझा भी दी है डिटेल के साथ। उम्मीद है आपको कंकरेंसी कंट्रोल के अंदर तीनों प्रॉब्लम की समझ आ गई होगी। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनका सोल्यूशन क्या हम इन प्रॉब्लम्स को रिमूव नहीं कर सकते? इन तीनों प्रॉब्लम्स की अकरंस से हम बच नहीं सकते? बच सकते हैं दोस्तों। उसका भी सोल्यूशन क्या जी? उसका पहला सोल्यूशन है सीरियल एग्जीक्यूशन। अब ये पहला सोल्यूशन है कि अगर आपने कंकरेंसी कंट्रोल के अंदर अपनी प्रॉब्लम से बचना हो तो उसका पहला सोल्यूशन साइंटिस्ट ने क्या दिया है? सीरियल एग्जीक्यूशन। अब ये सीरियल एग्जीक्यूशन क्या होती है दोस्तों? सीरियल एग्जीक्यूशन होती है, अब यहाँ पे मैं पढ़ के सुनाता हूँ फिर आपको समझ आ जाएगी सीरियल एग्जीक्यूशन किस तरह से हमारी कंकरेंसी कंट्रोल में मौजूद आने वाली डिफरेंट प्रॉब्लम्स को हैंडल करती है। सीरियल एग्जीक्यूशन इज़ एन एग्जीक्यूशन वेयर ट्रांजैक्शंस आर एग्जीक्यूटेड इन अ सीक्वेंशियल ऑर्डर। मतलब सीरियल एग्जीक्यूशन एक ऐसी एग्जीक्यूशन होती है जिसमें हमारी ट्रांजैक्शन के अंदर जितनी भी एग्जीक्यूशन होती हैं वो सारी की सारी एक सीक्वेंस एक ऑर्डर के साथ चलती हैं। मतलब पहली एग्जीक्यूशन चलेगी, जब वो कंप्लीट होगी तो दूसरी एग्जीक्यूशन होगी, जब तक वो कंप्लीट नहीं होगी, जब तक वो कमिट 100% नहीं होगी तब तक दूसरी जो ऑपरेशन है या दूसरी जो ट्रांजैक्शन है वो अब एग्जीक्यूट नहीं होगी। डैट इज़ वन आफ्टर अनदर, यानी एक के बाद दूसरी। और ट्रांजैक्शन में कंसिस्ट ऑफ मैनी ऑपरेशन। और कहता है ये मान लो अगर आपके जो ट्रांजैक्शन है उसके पास बहुत से ऑपरेशन हैं। नेक्स्ट वो कहता है सीरियल एग्जीक्यूशन मीन्स डैट ऑल द ऑपरेशन ऑफ वन ट्रांजैक्शन आर एग्जीक्यूटेड फर्स्ट फॉलोवर्ड बाय ऑल द ऑपरेशंस ऑफ द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन एंड लाइक दैट। मतलब वो कहता है अगर आपकी एक ट्रांजैक्शन के अंदर मल्टीपल ऑपरेशन है तो क्या होंगे? भला पहली ट्रांजैक्शन के तमाम जो ऑपरेशन है पहले वो परफॉर्म होंगे, उसके बाद जब वो कंप्लीट हो जाएंगे पहली ट्रांजैक्शन के तमाम ऑपरेशन, फिर उसके बाद दूसरी ट्रांजैक्शन की बारी आएगी।
ठीक हो गया। तो ये दोस्तों आपका पहला सोल्यूशन सीरियल एग्जीक्यूशन, जिसमें आप अपनी तमाम की तमाम एग्जीक्यूशन को एक सीरियल ऑर्डर के अंदर एक सीक्वेंस के साथ जो है वो एग्जीक्यूट करते हो। तो आपको जितना हाईलाइट करवाया बस आपने इसका इतना ही करना है। उसके बाद दोस्तों क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है किसकी, सीरियल शेड्यूल की। सीरियल शेड्यूल क्या होता है, कहता है शेड्यूल फॉर अ सीरियल एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड अ सीरियल शेड्यूल। दोस्तों ये आपको MCQs में आ सकती है, ये वाली डेफिनेशन ही आपको 2 नंबर में आ सकती है, तो इसको हाईलाइट कर लें। शेड्यूल फॉर अ सीरियल एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड अ सीरियल शेड्यूल, कहता है आपके सीरियल जो एग्जीक्यूशन होती है उसके शेड्यूल को हम सीरियल शेड्यूल कहते हैं। आगे, द सीरियल शेड्यूल एंश्योर द कंसिस्टेंसी ऑफ द डाटाबेस, कहता है जो हमारे पास सीरियल शेड्यूल होता है ये हमारी डाटाबेस की कंसिस्टेंसी को मेंटेन करता है, कंसिस्टेंसी को मद्देनजर रखता है। कंसिस्टेंसी समझते हो ना कि एक सेम टाइम में मल्टीपल यूज़र का डाटाबेस को एक्सेस करना कंसिस्टेंसी कहलाता है। तो डाटाबेस की कंसिस्टेंसी को सीरियल जो शेड्यूल होता है वो मेंटेन रखता है, इंश्योर करता है। सो शुड वी प्रेफर सीरियल शेड्यूल, कहता है फिर ये बताओ मुझे कि क्या हम सीरियल शेड्यूल को यूज़ करेंगे। आगे उसने उसका आंसर दिया, कहता है द आंसर इज़ नो, कि हम सीरियल शेड्यूल को मोस्टली यूज़ नहीं करते। क्यों, बिकॉज सीरियल एग्जीक्यूशन इज़ डेडली अंडर utilization of resources and users will not like it at all since they will have to wait a lot for the transaction execution। मतलब कि जनाब वो कहता है हम सीरियल एग्जीक्यूशन को कॉमनली यूज़ नहीं करते इस वजह से कि जनाब जो सीरियल एग्जीक्यूशन होती है ये हमारी रिसोर्सेज को एक तो यूटिलाइज़ बहुत ज़्यादा करती है, ठीक है, और दूसरा जो बैड इफेक्ट है वो ये है जनाब कि इसमें चूँकि एक एग्जीक्यूशन के कंप्लीट होने के बाद दूसरी एग्जीक्यूशन जो है स्टार्ट होती है, तो इसलिए यूज़र इस सीरियल एग्जीक्यूशन को जो है वो पसंद या लाइक नहीं करते, ठीक है जी। और इसमें क्योंकि इसमें वेट बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, इसका ये भी एक नुकसान है कि इसमें जनाब चूँकि एक एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगी दैन दूसरी स्टार्ट होगी। फर्स्ट करें वो जो पहली एग्जीक्यूशन है वो स्टक हो गई है, अब जब तक वो स्टक रहेगी, जब तक वो कंप्लीट नहीं होगी, दूसरी तमाम एग्जीक्यूशन जो है वेट करती रहेंगी। यही बात नीचे जाकर सर ने की है। यहाँ पर देखें आपको यहाँ पर बताया भी जा रहा होगा कि जनाब जब तक एक आपकी जो एग्जीक्यूशन है, जब तक वो ट्रांजेक्शन है वो कंप्लीट नहीं होगी, अगर वो स्टक हो जाती है अनलकीली, तो बाकी तमाम की तमाम आपकी जो ट्रांजेक्शन हैं वो वेट करेंगी उसके 100% कंप्लीट होने का। तो ये इसकी रीज़न है जिसकी वजह से हम जो है वो सीरियल एग्जीक्यूशन का कॉमनली इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन ये सोल्यूशन है कि ये पहला सोल्यूशन था सीरियल एग्जीक्यूशन किसका, आपकी कंकरेंसी कंट्रोल के अंदर तीनों प्रॉब्लम्स का। आगे आता है जनाब देयर आर डिफरेंट सिचुएशन ड्यूरिंग कंकरेंट एक्सेस ऑफ द डाटा। अब ये इंपॉर्टेंट आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि बताओ डाटा के अंदर जब हम कंकरेंट कंट्रोल का एक्सेस करते हैं, मतलब एक सेम टाइम में मल्टीपल यूजर जब डाटाबेस को एक्सेस करते हैं तो उसमें कौन सी डिफरेंट सिचुएशन होती है। तो दोस्तों उसमें 3 डिफरेंट सिचुएशन होती हैं। पहली, डिफरेंट ट्रांजेक्शन एक्सेसिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, कहता है हमारी पहली सिचुएशन ये होती है कि हमारी डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को क्या करती हैं, एक्सेस करती हैं। दूसरी सिचुएशन क्या होती है कंकरेंसी कंट्रोल के अंदर, डिफरेंट ट्रांजेक्शन रीडिंग सम ऑब्जेक्ट्स, कहता है हमारे पास जो डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को क्या करती हैं, रीडिंग सेम ऑब्जेक्ट्स को क्या करती हैं, रीड कर रही होती हैं। ये उसकी दूसरी सिचुएशन होता है। और तीसरी सिचुएशन क्या है, डिफरेंट ट्रांजेक्शन एक्सेसिंग सेम ऑब्जेक्ट एंड वन और ऑल राइटिंग इट, कि जो हमारी डिफरेंट ट्रांजेक्शन होती हैं वो हमारे सेम ऑब्जेक्ट को एक्सेस करती हैं और उनमें किसी एक को या सब को क्या करती हैं, राइट कर रही होती हैं। तो ये इसकी 3 जो है सिचुएशन है किसकी, कंकरेंसी एक्सेस की। ये इंपॉर्टेंट आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि कंकरेंसी एक्सेस की 3 डिफरेंट सिचुएशन को जो है वो राइट करके दिखाएं। अच्छा जी, उसके बाद कंकरेंसी कंट्रोल के अंदर दोस्तों आपकी वो 3 जो प्रॉब्लम पर मैंने बताई थी उनको सॉल्व करने का पहला सोल्यूशन तो मैंने आपको अभी भी बताया कौन सा, सीरियल एग्जीक्यूशन। उसके बाद दोस्तों उसका जो दूसरा सोल्यूशन है वो है जी सीरियलाइजेबिलिटी। ये सीरियलाइजेबिलिटी क्या होती है, ये भी बेसिकली सीरियलाइजेबिलिटी भी यही होती है कि एक सीक्वेंस के साथ, एक ऑर्डर के साथ आपकी चीज़ों को मेनटेन करना, ठीक है। तो serializable schedule can also be defined as a schedule in which conflicting operations are in a serial order। कहता है जनाब जी हमारे serializable schedule वो होता है जिसके अंदर हम अपने शेड्यूल को जो है वो अपने तमाम के तमाम शेड्यूल को डिफ़ाइन करते हैं किसके अंदर, एक सीरियल ऑर्डर के अंदर, ताकि उनकी जो कन्फ्लिक्टिंग है, मतलब एक दूसरे के ऊपर जो उनका इन्हसार है कि एक जो ऑपरेशन है वो दूसरे को इफेक्ट ना करे, कहता है उसकी कन्फ्लिक्टिंग को जो है वो हम
मद्देनजर रखते हुए अपने तमाम के तमाम जो ऑपरेशंस हैं उनको एक सीरियल ऑर्डर में जो है वो रन करते हैं। द सीरियलाइजेबल शेड्यूल एंश्योर द कंसिस्टेंसी ऑफ द डेटाबेस। कहता जो हमारे पास सीरियलाइजेबल शेड्यूल होता है वो इस बात को भी इंश्योर करता है कि हमारी डेटाबेस के अंदर जो कंसिस्टेंसी है उसको भी मेनटेन रखा जाए। ये दूसरा सोल्यूशन है आपकी कंकरेंसी कंट्रोल के अंदर। तीसरा जो सोल्यूशन है दोस्तों, लास्ट सोल्यूशन, जिस तरह 3 कंकरेंसी कंट्रोल के अंदर 3 प्रॉब्लम थी ना, ऐसे दोस्तों उन 3 प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए 3 सोल्यूशन है। पहला सीरियल एग्जीक्यूशन, दूसरा क्या था सीरियलाइजेबिलिटी, और तीसरा है लॉकिंग। ये लॉकिंग क्या है, लॉकिंग के अब लॉकिंग तीसरा सोल्यूशन है लॉकिंग। अब ये लॉकिंग सबसे बेस्ट सोल्यूशन है, इसके बारे में सुन लें। कहता है ट्रांजैक्शन अप्लाई लॉक्स ऑन ऑब्जेक्ट्स। कहता है इसमें क्या होता है कि हमारी जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं वो हमारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर क्या कर देती हैं, लॉक अप्लाई कर देती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ड्यूरिंग द टाइम व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज लॉक्ड इट इज़ अवेलेबल फॉर ऑपरेशंस ओनली टू द ट्रांजैक्शन दैट हैज़ गोट द लॉक ऑन दैट ऑब्जेक्ट थ्रो लॉक मैनेजर। मीन वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो कहते हैं जनाब जी ये लॉकिंग एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके अंदर हम अपनी कंकरेंसी कंट्रोल की प्रॉब्लम्स को सॉल्व इस तरह से करते हैं कि जो भी ट्रांजैक्शन अपना काम करना स्टार्ट करने लगती है तो वो उसने जिस ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना होता है ना उस ऑब्जेक्ट को क्या कर देती है, लॉक कर देती है। किसके थ्रू, लॉक मैनेजर के थ्रू। मतलब वो लॉक मैनेजर के थ्रू जो है वो अपने उस ऑब्जेक्ट को आपकी ट्रांजैक्शन लॉक कर देती है जिस ऑब्जेक्ट को उसने रीड करना होता है या फिर राइट करना होता है। ठीक है, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि अगर उसने उस ऑब्जेक्ट को राइट करना है तो उसने राइट का उसके ऊपर सिर्फ लॉक लगाना है, रीड का लॉक नहीं लगाना। मतलब कोई और ट्रांजैक्शन फिर अगर किसी ऑब्जेक्ट को एक ट्रांजैक्शन मान लें T1 जो ट्रांजैक्शन है, मान लें फ़र्ज़ करते हैं, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि अगर जो आपकी एक ट्रांजैक्शन है T1, मान लें जो T1 ट्रांजैक्शन है उसने ऑब्जेक्ट A को लॉक किया हुआ है राइटिंग मोड के लिए, मतलब वो राइट कर दिया उसको। इसका मतलब है जो दूसरी कोई ट्रांजैक्शन है, जो दूसरी ट्रांजैक्शन है T2, वो ऑब्जेक्ट ए को जो है वो क्या कर सकती है, रीड कर सकती है। रीड क्यों कर सकती है, क्योंकि जनाब T1 जो एक ट्रांजैक्शन जो है जब भी किसी ऑब्जेक्ट को लॉक करती है तो किसी एक मूड के लिए लॉक करती है। मतलब अगर फ़र्ज़ करें अगर उसने राइट करना है तो सिर्फ वो राइट का लॉक करेगी उसको, ठीक है, रीड का लॉक नहीं करेगी। और अगर उसने उसको रीड का लॉक किया हुआ है तो फिर वो कोई दूसरी ट्रांजैक्शन उसे क्या कर सकती है, उस सेम ऑब्जेक्ट को राइट कर सकती है, रीड नहीं कर सकती। मतलब एक सेम टाइम पे आप दोनों लॉक नहीं लगा सकते, एक ही आप लॉक लगाओगे। हाँ, लॉक आप दोनों तब लगाओगे जब आपने एक ही ट्रांजैक्शन ने सेम टाइम पे जो है उस सेम ऑब्जेक्ट को राइट भी करना और रीड भी करना हो तो फिर उसके ऊपर दोनों लॉक अप्लाई कर देगा। ठीक है जी, तो ये है लॉकिंग का कंसेप्ट। आगे, व्हेन एन आइटम इज लॉक्ड, कहते हैं जब कोई आइटम लॉक होती है एंड ड्यूरिंग दैट टाइम अनदर ट्रांजैक्शन नीड टू परफॉर्म सम operation on that object, the transaction applies for the lock on the object, but since the object is already locked, that transaction will have to wait। मतलब वो कह रहा है जनाब कि अगर आपकी एक ट्रांजेक्शन T1 ने ऑब्जेक्ट A को राइटिंग मोड के लिए लॉक किया हुआ है, क्या किया हुआ है, लॉक किया हुआ है, तो कोई दूसरी ट्रांजेक्शन अब यानी कोई दूसरी ट्रांजैक्शन मतलब T2 जो है वो A ऑब्जेक्ट को राइट नहीं कर सकती तब तक जब तक ये T1 जो अपना काम फिनिश नहीं कर लेगी। यही वो कह रहा है कि T2 अब क्या करेगी, वेट करेगी। T2 यहाँ पे क्या करेगी, ऑब्जेक्ट A को राइट करने के लिए वेट करेगी। कब तक, जब तक आपका ये जो T1 है ये अपना काम फिनिश नहीं कर देता। तो यही वो बात कर रहा है। आगे जनाब इंपॉर्टेंट यहाँ पे MCQ जो है ये ऊपर जितनी भी वो बस इंट्रोडक्शन था लॉकिंग का कि लॉकिंग होती क्या है, लॉकिंग में क्या कंसेप्ट था, वो बस आप अपने वर्डिंग में याद कर लें। जैसे मैंने आपको यहाँ पे अपनी वर्डिंग समझाया ऐसी बात याद करें। यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो MCQ है ना इस टॉपिक के अंदर वो ये वाला है जो लिखा हुआ है कि ट्रांजेक्शन परफॉर्म 2 टाइप्स ऑफ ऑपरेशन ऑन ऑब्जेक्ट। कहता है हमारी जितनी भी ट्रांजेक्शन होती हैं वो हमारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जो है 2 तरह के ऑपरेशन परफॉर्म करती है। पहला रीड ऑपरेशन और दूसरा राइट ऑपरेशन। ये इंपॉर्टेंट आपका MCQ तो बन सकता है कि बताओ डिफरेंट ट्रांजैक्शन आपके डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पर कितनी टाइप के जो है वो ऑपरेशन परफॉर्म करती हैं। तो आपने कहना 2 टाइप के, एक रीड ऑपरेशन और दूसरा राइट ऑपरेशन। उसी के साथ दोस्तों इंपॉर्टेंट फिर MCQ एक आ गया कि बताओ हमारे पास लॉक लगाने की कितनी टाइप्स होती हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लॉक्स, पहली रीड और शेयर्ड लॉक। तो पहला कौन सा लॉक है, रीड लॉक, जिसको मैंने आपको अभी बताया था। यहाँ पे राइट लॉक होता है या रीड लॉक होता है। तो दोस्तों लॉक की 2 टाइप्स होती हैं, पहला होता है रीड लॉक, दूसरा होता है राइट लॉक। यहाँ पे दोस्तों रीड लॉक को शेयर्ड लॉक भी कहते हैं और राइट लॉक को एक्सक्लूसिव लॉक भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट आपको वो शॉर्ट क्वेश्चन एक तो यहाँ तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर इसकी टाइप्स पूछ सकता है कि बताओ लॉक्स की कितनी टाइप्स होती हैं। तो आप फिर ये बताओगे रीड लॉक और राइट लॉक। और वो आपको MCQ में पूछ सकता है बताओ रीड लॉक का दूसरा नाम क्या है। तो रीड लॉक का दूसरा नाम है शेयर्ड लॉक और राइट लॉक का दूसरा नाम है एक्सक्लूसिव लॉक। तो ये इंपॉर्टेंट आपके MCQs थे।
ठीक है, चैप्टर खत्म हो जाता है। जो दोस्तों इस लेक्चर के अंदर सिर्फ आपके एमसीक्यूज जो मैंने आपको करवाया वो इंपॉर्टेंट है, जो आपको छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन करवाया सिर्फ वो इंपॉर्टेंट है, बाकी इस चैप्टर में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। वो जो मैंने आपको डायग्राम करवाई है वो भी आप अपनी जितनी सी सिर्फ मैंने शॉर्ट फॉर्म में डायग्राम करवाई है स्टार्ट के ऊपर वो आप कर लीजिएगा। मतलब जितना से इस लेक्चर के अंदर मैंने मुख्तसर चीज़ों को बस करवाया ना, ज़्यादा फोकस आप एमसीक्यूज पे कीजिएगा। इस चैप्टर के अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चन करवाए हैं, जो एमसीक्यूज करवाए हैं, सिर्फ उन पर ज़्यादा फोकस करें, बाकी तो और इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं था। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।